हेलो बच्चों, एक्स्ट्रा एग्जाम यूट्यूब चैनल के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 10वां का एनसीईआरटी जीव विज्ञान पार्ट 1 जैव प्रक्रम का ये ऑब्जेक्टिव सेशन। और मैं आपको बतला दूं कि यह ऑब्जेक्टिव सेशन जैव प्रक्रम का ये पार्ट 3 होगा। इससे पहले हमने 2 वीडियो पार्ट अपलोड कर दिया है, आप लोग उसका अवश्य देख ले। यदि आप नए हैं तो हमारे इस वीडियो पर बस 1 से 2 क्वेश्चन तक वेट करिए। 1 से 2 क्वेश्चन तक आपको स्पष्ट हो जाएगा कि कैसा विश्लेषण होता है और ऑब्जेक्टिव का विश्लेषण कैसे करते हैं, ये सब आपको अच्छा तरह समझेगा। फिर आप अपने आप हमारे पूरे वीडियो को देखिएगा, यानी आपको ऐसा विश्लेषण कहीं नहीं मिलने वाला है जो शायद आप जनरल कंपटीशन में भी तैयारी करते होंगे तो ऐसा विश्लेषण नहीं मिला होगा। और ये विश्लेषण थोड़ा सा आप देख लीजिए। चलिए क्वेश्चन पर आते हैं और हमारा विश्लेषण देखिए। विश्लेषण में देखिए, पहला प्रश्न देखिए, इसमें है हमने 62 प्रश्न तक विश्लेषण कर दिए थे। आज 63वां प्रश्न पर विश्लेषण करने जा रहे हैं। 63वां प्रश्न में क्या कहता है, निम्नलिखित में कौन एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है। देखिए, हमारे शरीर में पूछा जा रहा है कि एमिनो अम्ल के विखंडन से क्या बनता है। जब एमिनो अम्ल टूटता है तो अमीनो अम्ल टूटने के बाद से देखिए क्या क्या बनता है। एमिनो अम्ल टूटने के बाद से हमारे शरीर में बनता है अमोनिया। पहला बनता है अमोनिया, फिर अमोनिया के बाद बनता है यूरिया, यूरिया के बाद बनता है यूरिक एसिड यानी यूरिक अम्ल कहेंगे। यानी ये 3 चीज बनता है, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड। देखिए, अमोनिया एकदम अधिक विषैला पदार्थ है। यह लीवर में अमोनिया को क्या करता है, लीवर में अमोनिया जाता है और लीवर उसको क्या करता है, अमोनिया से यूरिया में बदल देता है। और यूरिया में बदल देता है ताकि यूरिया क्या है, यूरिया विषैला कम है अमोनिया की तुलना में, और यह यूरिक एसिड के द्वारा बाहर उसको पेशाब के द्वारा यानी मूत्र मार्ग के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। तो आइए ऑप्शन की ओर देखते हैं। ये आपका विश्लेषण रहा। ऑप्शन देखिए, कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा कार्बन मोनोऑक्साइड, सी अमोनिया, डी है बी और सी दोनों। आप देखिए इसका आंसर कौन होगा से। इसमें अगर अमोनिया रहता, अमोनिया है तो अमोनिया होगा, यदि यूरिया रहता तो यूरिया ऑप्शन होता, यूरिक एसिड तो यूरिक एसिड होता, क्योंकि अमोनिया के विखंडन से अमोनिया बनता है, यूरिया बनता है और यूरिक एसिड बनता है। ये तीनों बनता है। इसमें सबसे विषैला कौन है तो अमोनिया। अगर पूछा जाए कि सबसे विषैला या कौन है तो बोलेंगे अमोनिया। अमोनिया से कम विषैला कौन है, यूरिया, और यूरिया से कौन होगा, यूरिक एसिड जो बाहर निकलता है। तो आपका सही जवाब हो गया सी अमोनिया। क्लियर है। आप थोड़ा सा एक और क्वेश्चन का विश्लेषण करिए, यहाँ तक पहुँच गए हैं तो अगला क्वेश्चन पर देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, दूसरा प्रश्न अर्थात आज का 64वां प्रश्न करा है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी कहने का मतलब हरे पेड़ पौधे जो अपना भोजन का निर्माण स्वयं अपनी कोशिकाओं के द्वारा करते हैं, उसी को हम लोग स्वपोषी कहते हैं। और स्वपोषी के लिए आवश्यक क्या क्या है, देखिए ऑप्शन ए है क्लोरोफिल, बी है सूर्य का प्रकाश, सी है जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड, डी इनमें सभी। तो आप लोग को पता भी होगा कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए 4 कच्चे पदार्थ की आवश्यकता होती है। 4 कच्चे पदार्थ कौन कौन सा कच्चे पदार्थ है, तो जल H2O, और क्या चाहिए तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 चाहिए, और क्या चाहिए तो सूर्य का प्रकाश चाहिए, सनलाइट चाहिए। उसके बाद और क्या चाहिए तो इसके पास अपना होना चाहिए, क्लोरोफिल होना चाहिए। यानी ये 4 चीज़ एक कच्चे पदार्थ इसके लिए है। ये चारों चीज़ में से कोई एक चीज़ नहीं रहेगा तो पोषण नहीं बनेगा, अर्थात पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं करेगा। अब ऑप्शन देखिए, इसमें कह रहा है क्लोरोफिल है, ये है, सूर्य का प्रकाश है, जल और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों मतलब ये सब है, इसलिए आपका ऑप्शन होगा इनमें सभी, ऑप्शन डी होगा। क्लियर है। आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, प्रश्न को देखिए, चाइल्ड का अवशोषण होता है। देखिए चाइल्ड का अवशोषण कहाँ होता है, ये प्रश्न पूछा रहा है। थोड़ा सा क्वेश्चन स्किप कर जाए, फिर से क्वेश्चन को लाते हैं। चाइल्ड का अवशोषण होता है, चाइल्ड का अवशोषण होता है, चाइल्ड क्या है तो भोजन का एक भाग है। जब पोषण की क्रिया में जब भोजन रहता है, देखिए अगर थाली में भोजन है तो उसको हम लोग भोजन कहते हैं। कोई चीज़ खाने रख ले तो थाली में है तो बोलते हैं भोजन, क्या बोलते हैं, भोजन। जब यह मुंह में चल जाता है, मुंह में रखते हैं इसको और कुछ देते हैं तो इसको बोलते हैं बोलस, उसके बाद यह बोलस अमाशय में जाता है तो उसको बोलते हैं काइम, या इसी को काइम को चाइम भी कहेगा। लेकिन जब यही अमाशय से छोटी आंत में जाता है तो इसको बोलते हैं काइल, इसी काइल को यहाँ चाइल्ड कहा गया है कि काइम को चाइल्ड भी कहा जा सकता है। मतलब उच्चारण में थोड़ा सा परिवर्तन किया गया, प्रोनाउंसिएशन में किया गया परिवर्तन इंग्लिश के अनुसार से। तो देखिए थाली में है तो भोजन, मुंह में चला गया तो बोलस, अगर यह अमाशय में गया तो काइम, अगर यही छोटी आंत में गया तो क्या बनता है, काइल। और काइल का अवशोषण कहाँ होगा तो बड़ी आंत में, मतलब यही जिसके बाद कहाँ जाएगा, बड़ी आंत में, और इसका अवशोषण होगा। और बड़ी आंत को देखिए ऑप्शन में है, ऑप्शन ए है इलियम छोटी आंत का भाग है, बी जेनुनम छोटी आंत का भाग है। अगला कोलॉन, हाँ कोलॉन नहीं कह सकते हैं
क्योंकि अमाशय की दीवारों को कोलोन कहते हैं। अमाशय की दीवार को कोलोन कहते हैं। और यह कोलोन ऊपरी कोलोन होता है, निचली कोलोन होता है। तो कोलोन भी कई प्रकार के होते हैं। तो यानी ऑप्शन आपका होगा सी, अमाशय की दीवार को कोलोन कहते हैं और कोलोन में ही काइल का अवशोषण होता है, अर्थात चाइल का अवशोषण होता है। कैसा लग रहा है सेशन, जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और लाइक और शेयर जरूर करते रहिएगा। अगला प्रश्न क्यों देखिए, अगला प्रश्न में क्या कर रहा है, प्रश्न अगला है इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये आपको शायद सोचने पर मजबूर कर देगा। देखिए प्रश्न क्या कहता है कि मनुष्य के आहार नाल की कौन सी रचना अवशेषी अंग है। मतलब मनुष्य के आहार नाल में कौन सा रचना है जो अवशेषी अंग के रूप में है। बताइए ऑप्शन 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 ए है सिक्कम, बी है अपेंडिक्स, सी है जेनुनम, फिर डी है कोलोन। देखिए अगर देखा जाए मनुष्य में आहार नाल में अवशेषी अंग के रूप में, तो देखिए अवशेषी अंग के रूप में अपेंडिक्स है जो हमारा शरीर का अवशेषी अंग है। इस सिक्कम की बात की जाए तो सिक्कम छोटी आंत और बड़ी आंत जिस स्थान पर मिलता है उसी को सिक्कम कहते हैं। और सिक्कम के बलग में साइड में ही अंगुली संरचना होती है, उसी को अपेंडिक्स कहते हैं। तो आपका यही जवाब होगा, यानी अवशेषी अंग कौन है, अपेंडिक्स है। इस जेनुनम की बात की जाए तो जेनुनम देखिए ग्रहणी, जेनुनम और इलियम ये तीनों छोटी आंत का भाग है। और कोलोन तो अभी बताएं कि अमाशय की बड़ी आंत की दीवारों को कोलोन कहते हैं। तो आपका ऑप्शन कौन होगा, बी अपेंडिक्स। क्लियर है, ये था 66 प्रश्न। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न भी पढ़ा है, ये जितना भी प्रश्न है ना सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि ये लास्ट पार्ट है, मतलब जय प्रोग्राम का या तीसरा वीडियो पार्ट एंड लास्ट पार्ट है। इस लास्ट पार्ट में बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न रखा गया है, क्योंकि ये सब प्रश्न आपको विश्लेषण ऐसा नहीं कभी मिल सकता है। देखिए प्रश्न कह रहा है, दांत अस्थि क्षय कारण है, दांत का जो क्षय होने का कारण क्या है। दांत अस्थि क्षय का मतलब दांत के जो हड्डियां होते हैं उसको क्षय होने का कारण क्या है, नुकसान होने का कारण क्या है, टूटने फूटने का कारण क्या है, ये प्रश्न पूछा है। ऑप्शन ए है मीठी चीज का खाना, ऑप्शन बी बैक्टीरिया द्वारा अम्ल का निर्माण करना, सी दांतों की सफाई न करना, डी इनमें सभी। तो देखिए क्या होता है, जब कोई व्यक्ति मीठा भोजन खाता है, जैसे चॉकलेट खाता है, कोई भी मीठा पदार्थ खाता है या कुछ भी पदार्थ खाता है, तो उसका भोजन का कण दांत में जाके फंसे होते हैं और दांत में फंसने के कारण से बैक्टीरिया क्या करता है, उस भोजन को अम्ल में बदलता है। और हम लोग पढ़े हैं कि अम्ल धातु को क्या करता है, क्षार करता, अम्ल धातु को क्षय करता है। तो दांत के ऊपर पहला परत पाया जाता है, दांत के ऊपर का परत इनेमल, और इनेमल को क्या करता है, यह क्षय करता है, जिसको से दांतों में झंझनाहट कनकनाहट उत्पन्न होना शुरू करता है। तो यानी क्या होता है इसमें, ऑप्शन देखिए क्या हुआ, मीठी खाते हैं तो हाँ ये भी खाते हैं, बैक्टीरिया द्वारा अम्ल निर्माण करना, बैक्टीरिया भोजन को जो अणु फंसे होते हैं उसको अम्ल कर देता है। दांतों की सफाई ना करना, दांत की सफाई नहीं करते हैं तभी ऐसा होता है। अगर दांत की सफाई कर देंगे तो फिर जो दांत में फंसा हुआ कण है बाहर निकल जाएगा, तो अम्ल में बनेगा नहीं, बैक्टीरिया उसको अम्ल में बनाएगा नहीं। इसलिए आपका ऑप्शन हुआ डी, इनमें से सभी। क्लियर है। तो पूछेगा आपसे अगला प्रश्न कोई कि दांत का ऊपरी परत क्या है, तो बोलेगा इनेमल। दांत का सबसे ऊपर का परत क्या है, इनेमल। इनेमल झड़ने के बाद से ही दांतों में झंझनाहट कनकनाहट उत्पन्न हो जाता है। क्लियर है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न थोड़ा सा इसमें और विश्लेषण करते हैं। अगर जब दांत में जो मुंह का जो अम्लीय हो जाता है हमारे मुंह में, तो हम लोग सुबह उठते हैं तो हम लोग ब्रश करते हैं या दातुन करते हैं। तो ब्रश या दातुन करते हैं तो ब्रश करते होंगे तो उसमें आप कॉलगेट रखते होंगे, तो कॉलगेट प्रवृत्ति होगा क्षारीय का, क्षारीय प्रवृत्ति रहेगा तो ही अम्ल का नष्ट कर सकता है। तो ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि कॉलगेट की प्रवृत्ति कैसी होती है, अम्लीय, क्षारीय, उदासीन, ऐसा पूछा जा सकता है। तो कॉलगेट कैसा होगा, तो कॉलगेट होना चाहिए क्षारीय, अम्लीय नहीं होना चाहिए। क्षारीय रहेगा तो वही हमारे मुख में जो अम्लीय है उसको क्या करेगा, निष्क्रिय करेगा। अम्ल और क्षार अभिक्रिया करके उसको उदासीनीकरण अभिक्रिया बनाता है, अर्थात लवण तथा जल का निर्माण करता है और अम्ल के प्रभाव को कम करता है। तो अब से यही प्रश्न पूछ सकता है कि कॉलगेट का प्रवृत्ति कैसा होता है, तो बोलेगा क्षारीय। दातुन का प्रवृत्ति कैसा होता है, तो बोलेगा क्षारीय। क्यों, क्योंकि हम लोग उसी से ब्रश करते हैं, मुंह धोते हैं, तो क्षारीय होना ही चाहिए। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या है, डेंटाइन के ऊपर दांतों की सुरक्षा हेतु पाए जाने वाली कठोर परत को कहते हैं क्या, यानी क्या कहते हैं डेंटाइन के ऊपर। देखिए अगर दांत की संरचना देखा जाए तो कोई एक दांत लेते हैं, कोई एक दांत बना दिए फिगर में। देखिए ये दांत का हो गया एक फिगर। अब इस दांत का सबसे ऊपरला परत देखा जाए, सबसे ऊपरी परत उजला होता है, पाया जाता है। ऐसे उजला रंग से तो दिखाई नहीं देगा आपको, इसलिए दूसरा रंग से रंगते हैं, तो उजला परत होता है। तो ये ऊपरी परत है, उजला रंग का होता है दांतों में, तो उसी को हम बोलते हैं इनेमल। और इसके अंदर वाला भाग कहता है डेंटाइन, अर्थात डेंटाइन को सुरक्षा करने के लिए पाया जाता है इनेमल। ऐसे आम बात में समझिए, जैसे दीवार होता है तो दीवार को हम लोग प्लास्टर कराते हैं तो वो इनेमल हो गया। अब प्लास्टर हटा देंगे तो वो अंदर डेंटाइन है।
मतलब ईंटा दिखाई दे रहा है तो डेंटाइन है, उसके ऊपर प्लास्टर करा दिए तो इनेमल हो गया वो। तो डेंटाइन को सुरक्षा करने वाला परत कौन है? डेंटाइन को सुरक्षा करने वाला परत का नाम क्या है? देखिए आपका ऑप्शन कौन था? ऑप्शन ए में है इनेमल, बी में है कैनाइन, सी में है दांत फलक, डी में है मोलर। देखिए कैनाइन और मोलर ये तो दांत का प्रकार है, आपका ऑप्शन होगा ये इनेमल, क्योंकि दांत के ऊपरी परत उजला उजला होता है जो इनेमल ही कहलाता है, और डेंटाइन को सुरक्षा करता है, अंदर वाला भाग डेंटाइन कहलाता है। क्लियर है? अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या है, इस प्रश्न को थोड़ा सा पढ़िएगा, और प्रश्न को पढ़कर ये छोटे एक कोशिकीय जीवों की बात किया जा रहा है, और ऐसा है क्योंकि एक कोशिकीय जीव दो गो होते हैं, एक अमीबा और पैरामीशियम, यही दो को 10वां पढ़ना है। 10वां से अगर ऊपर पढ़ना है या 9वां जाना है तो इससे ज़्यादा मात्रा में एक कोशिकीय जीव पूछा गया है। अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, सलाइमंड हो गया, डाइटम हो गया, यूग्लिना हो गया, कई ऐसे ऐसे एक कोशिकीय जीव हैं, लेकिन 10वां में यही दो को पढ़ना है। देखिए अगर यहाँ प्रश्न देखा जाए, पैरामीशियम में भोजन का अंतःग्रहण होता है, पैरामीशियम में भोजन का अंतःग्रहण होता है। तो देखिए पैरामीशियम के बारे में देखा जाए तो पैरामीशियम पैर के में इस तरह से चप्पल के आकार का होता है, इस तरह से चप्पल, अगर चप्पल का फीता काट दें तो क्या कहलाएगा? पैरामीशियम। और इसके चारों ओर रोमा ऐसा पतला 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 बाल पाया जाता है, ये बाल, इसी को हम लोग बोलते हैं देखिए सिलिया। तो सिलिया द्वारा ही चलता है, गति करता है, आगे बढ़ता है। लेकिन भोजन को अंतःग्रहण करने के लिए क्या होता है? तो इसके पास कोशिका मुख होता है, अर्थात कोशिका मुख द्वार होता है, जिससे क्या करता है? भोजन को कैच करता है, भोजन को पकड़ लेता है और उसको अंदर ग्रहण कर लेता है। तो आपका ऑप्शन होगा कौन? बी, कोशिका मुख द्वारा। पूछेगा पैरामीशियम चलता किसकी सहायता से, तो बताएगा सिलिया या माइक्रोविलाई की सहायता से। ये बाहरे बाहरे बाल बाल दिखाए हैं, ये रोमा रोमा पतला पतला बाल, तो इसको बोलते हैं सिलिया या माइक्रोविलाई। क्लियर है? अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए ये प्रश्न कई बार पूछे जा चुके हैं, हमारा सेशन में ये प्रश्न लगभग 2 से 3 बार आ गया होगा, जो खुद हम 2 पार्ट 3 पार्ट में विश्लेषण कर रहे हैं तो उसमें खुद मिल गया होगा। अभी कई रूपों में मिला होगा, एक ही रूप में नहीं, इसका 2-3 रूप होते हैं प्रश्न का। तो प्रश्न का रूप पढ़ते हैं पहले। कराए प्रकाश संश्लेषी इकाई है, प्रकाश संश्लेषी इकाई है। अगर प्रकाश संश्लेषी इकाई को देखा जाए, प्रकाश संश्लेषण के बारे में देखते हैं। देखिए प्रकाश संश्लेषण, तो प्रकाश संश्लेषण में देखा जाए तो क्या हो सकता है, इससे कौन कौन से क्वेश्चन बनते होंगे संश्लेषण में। देखिए पहला पूछेगा प्रकाश संश्लेषी अंग कौन है, प्रकाश संश्लेषी अंग कौन है। दूसरा पूछेगा प्रकाश संश्लेषी अंगक कौन है, प्रकाश संश्लेषी अंगक कौन है। और ये तीसरा पूछ रहा है प्रकाश संश्लेषी इकाई कौन है। ये तीनों पूछ सकता है अलग अलग से। प्रकाश से अगर प्रश्न आएगा ऑब्जेक्टिव में तो पूछ सकता है प्रकाश संश्लेषी अंग को नाम बताइए, प्रकाश संश्लेषी अंगक का नाम बताइए, और प्रकाश संश्लेषी इकाई का नाम बताइए। अगर देखा जाए प्रकाश संश्लेषी अंग, तब पत्ती को बोलते हैं प्रकाश संश्लेषी अंग बोलते हैं, पेड़ पौधा के पत्ता को बोलते हैं प्रकाश संश्लेषी का अंग कहते हैं। अंगक कहते हैं किसको? तो अंगक कहते हैं क्लोरोफिल को, क्लोरोफिल को ये प्रकाश संश्लेषी अंगक बोलते हैं, क्लोरोफिल को। अगर देखा जाए इकाई किसको कहते हैं, तो इकाई में आपको समझना पड़ेगा, ये कंसेप्ट वाला प्रश्न है। इकाई में एक ऑप्शन नहीं रहने पर कई ऑप्शन बदल भी जाते हैं, अब ऑप्शन के अनुसार चेंज हो सकता है। देखिए प्रकाश संश्लेषण के लिए एक पाया जाता है सूक्ष्म छिद्र अस्टोमेटा पत्ता के ऊपर, और अस्टोमेटा के अंदर पाया जाता है द्वार कोशिका, जो अस्टोमेटा द्वार कोशिका ढका होता है, और द्वार कोशिका में पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक। और हरित लवक में पाया जाता है, देखिए हरित लवक में पाया जाता है इस तरह से, ये है हरित लवक। और ये दोहरी संरचना वाली होती है, इसके अंदर पाया जाता है ग्राना, यह ग्राना, ग्राना इसके और जल द्रव है, इसको बोलते हैं स्ट्रोमा। ग्राना में निकालते पाया जाएगा, इसको बोलते हैं थैलोकाइट। और थैलोकाइट के अंदर देखा जाए, थैलोकाइट के अंदर पाया जाता है क्वांटन, पाया जाता है क्वांटन। देखिए इसमें, तो अगर देखा जाए इसमें तो प्रकाश संश्लेषी अगर इकाई की बात पूछा जाए तो आपका ऑप्शन में क्लोरोप्लास्ट भी हो सकता है, थैलोकाइट भी हो सकता है, एक और बताए क्वांटम्स, तो ये भी हो सकता है। तो आपका ऑप्शन देखिए क्या है इसमें, क्लोरोप्लास्ट, बी प्लास्टिड, सी क्लोरोफिल, डी में से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन में को मिल गया है क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट होगा। देखिए क्या क्या हो सकता है, तो पहले हो सकता है क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, और क्या हो सकता है उसके अंदर है ग्राना, ग्राना हो सकता है, और क्या हो सकता है उसके अंदर है थैलोकाइट, थैलोकाइट हो सकता है, थैलोकाइट, थैलोकाइट। और थैलोकाइट के अंदर कण पाया जाता है, कण भी हो सकता है। तो इसमें ऑप्शन में देखिए कौन हो सकता है, क्लोरोप्लास्ट, ग्राना, थैलोकाइट, क्या हो सकता है। तो इकाई के रूप में इसमें ऑप्शन होगा ये क्लोरोप्लास्ट होगा। क्लियर है? अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसे याद रखिएगा कि अब प्रश्न में ही रहता है ऑप्शन में, तो इसको होता है क्लोरोप्लास्ट।
क्लोरोप्लास्ट। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए अंग, अंगक, इकाई, ये तीनों प्रश्न क्लियर है। आगे को बढ़ते हैं। ये विश्लेषण ना बहुत महत्वपूर्ण विश्लेषण होने जा रहा है। आप लोग ऐसे को हल्के में नहीं लीजिएगा, क्योंकि इसको नोट्स भी करते चलिएगा। जो भी हम बोर्ड पर अलग से साइड में लिखते हैं वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और अलग से ऑब्जेक्टिव की तरह वो बनता है, अलग से खुद वो ऑब्जेक्टिव प्रश्न और सब्जेक्टिव प्रश्न के रूप होते हैं वो। देखिए अगला प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का मुख्य उपोत्पाद क्या है। मतलब इसमें उत्पाद लिखा था यहाँ पे, उत्पाद क्या है, मुख्य उत्पाद। प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश संश्लेषण क्रिया का मुख्य उत्पाद क्या है, मतलब मेन उत्पाद क्या है। अर्थात प्रकाश संश्लेषण जो पेड़ पौधे जिस मकसद से करते हैं उनका वह मुख्य उत्पाद होगा। प्रकाश संश्लेषण पेड़ पौधे करते हैं तो जिस मकसद से करते हैं वही उनका अनुपात होगा। प्रकाश संश्लेषण करते हैं ऊर्जा प्राप्ति के लिए, उनमें ग्लूकोज बनता है और ग्लूकोज से ही आगे ऊर्जा मिलता है उसको। तो मुख्य उत्पाद क्या होगा, ग्लूकोज। ऑप्शन ए होगा। आप लोग सोच रहे हो कि ऑक्सीजन तो भी निकलता है प्रकाश संश्लेषण में। पहले देख लिया प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक अभिक्रिया, CO2 प्लस H2O प्लस में क्लोरोफिल, फिर सूर्य का प्रकाश, अब बनता क्या चीज है, तो ग्लूकोज बनता है। और क्या बनता है, तो ऑक्सीजन बनता है, ऑक्सीजन। और क्या बनता है, तो H2O निकलता है प्लस में H2O। तो उत्पाद के रूप में ग्लूकोज भी हो गया है, ऑक्सीजन भी हो गया है, H2O भी हो गया है, तीनों हो गया है। तो मुख्य उत्पाद पूछा जाए तो ग्लूकोज, मुख्य उत्पाद पूछा जाए तो ग्लूकोज। तो आपका ऑप्शन वही है। जल तो क्या है, ये तो इसका अभिक्रमक है, इसको चाहिए, मतलब कच्चा पदार्थ है। और ये जल और कच्चा पदार्थ, कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या है, कच्चा पदार्थ है। ये जल, ये कार्बन डाइऑक्साइड, ये तो कच्चा, ये दोनों कच्चे पदार्थ है, इसके लिए आवश्यक होता है। उत्पाद के रूप में बनता क्या चीज़ है, तो ग्लूकोज, ऑक्सीजन और जल बनता है। टूटता है जल बनता है, वाष्प के रूप में वो निकल के ऊपर वायुमंडल में उड़ जाता है। तो इसके लिए आपका ऑप्शन कौन होगा, ये ग्लूकोज। क्लियर है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न को देखिए बढ़िया से पढ़िएगा। पैरामीशियम में पाई जाने वाली पोषण विधि को क्या कहते हैं। पैरामीशियम में कौन सी पोषण की विधि पाई जाती है। तो देखिए जितने भी छोटे से बड़े एक कोशिकीय जीव हैं या जीव हैं, उन सब में एक क्रिया होती है, उनको बोलते हैं प्राणी संपोषी क्रिया। और प्राणी संपोषी क्रिया के द्वारा ही सभी में पोषण क्रिया होते हैं। तो प्राणी संपोषी क्रिया इसमें ऑप्शन होगा प्राणी संपोषी। देखिए प्राणी सम लिखा हुआ है, अर्थात पोषी लगाएंगे तो प्राणी संपोषी होगा। थोड़ा सा क्वेश्चन स्किप कर गया, फिर से वापस लाते हैं उसको। ये होगा प्राणी संपोषी होगा। कौन से होगा, अगर अमीबा ने पूछे, पैरामीशियम में पूछे, यूग्लिया ने पूछे, जितना भी एक कोशिकीय जीव है सभी में, जैसे मनुष्य में भी क्या होता है, तो प्राणी संपोषी होती है। मनुष्य प्राणी संपोषी जीव है क्योंकि वह भोजन ठोस या तरल पदार्थ के रूप में ग्रहण करता है, उसी को हम बोलते हैं प्राणी संपोषी पोषण। तो ठोस के रूप में ग्रहण करे या तरल के रूप में ग्रहण करे, तो जितने भी जीव है या तो ठोस के रूप में या तरल के रूप में ग्रहण करने वाले होंगे तो उसमें प्राणी संपोषण की क्रिया होगा। तो आपका ऑप्शन होगा कौन, डी। स्व पोषण पेड़ पौधे में होता है, मृत जीवी कवक में होता है, परजीवी दूसरे के भोजन को क्या करता है, अब अपने को खाता है। और परजीवी अंतः परजीवी होता है, बाह्य परजीवी होता है, दोनों हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन होगा प्राणी संपोषी। याद रखिएगा। अगला प्रश्न मेढक में भी पूछेगा तो प्राणी संपोषी, अमीबा ने पूछेगा तो प्राणी संपोषी, मनुष्य ने पूछेगा तो प्राणी संपोषी। ये सब जीवों ने प्राणी संपोषी होती है जो ठोस या तरल पदार्थों के रूप में भोजन अपना ग्रहण करते हैं। क्लियर है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न कराए कि निम्नलिखित में किसे प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं। देखिए यही प्रश्न फिर आ गया ना, जखने बोले थे कि प्रश्न कई बार पूछे जा चुके हैं। प्रकाश संश्लेषी अंगक, प्रकाश संश्लेषी अंग, प्रकाश संश्लेषी इकाई। तो यहाँ तो थोड़ा सा स्किप करेंगे क्योंकि आपका ऑप्शन देखिए क्या होता है। प्रकाश संश्लेषी, थोड़ा सा फिर क्वेश्चन स्किप कर गया, पिछला है। प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं किसको, अंगक, पत्ती को अंग कहते हैं और अंगक हरित लवक को कहेंगे। आपका ऑप्शन होगा कौन, डी। आपका ऑप्शन कौन रहेगा, डी, अंगक कहते हैं इसी को। अगला प्रश्न की बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न है निम्नलिखित में जठर ग्रंथि की कौन सी कोशिका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव करती है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह प्रश्न, शायद ऑप्शन भी देखिए स्किप कर गया। प्रश्न देखिए निम्नलिखित में जठर ग्रंथि की कौन सी कोशिका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव करती है। जठर ग्रंथि की कौन सी कोशिका होती है जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव करता है, मतलब उसका निष्कासन करता है। तो आइए समझते हैं जठर ग्रंथि के बारे में। देखिए अमाशय ने पाया जाता है, अमाशय की दीवारों में पाया जाता है जठर ग्रंथि, और जठर ग्रंथि से निकलता है जठर रस,
और ये जठर रस निकालने वाली कौन कौन सी कोशिकाएं होती है? तो 3 प्रकार की कोशिकाएं होती है। जठर रस निकालने वाली 3 प्रकार की कोशिका होती है। कौन कौन सी कोशिका होती है? एक होता है जाइमोजिन कोशिका, जाइमोजिन कोशिका। दूसरा होता है म्यूकस कोशिका, म्यूकस कोशिका, इसी को श्लेष्मा कोशिका भी कहते हैं, श्लेष्मा कोशिका कहते हैं। और एक और होता है भित्तीय या आम्लजन कोशिका, भित्तीय या आम्लजन कोशिका, अम्लजन कोशिका, याद रखिएगा। इन 3 कोशिका होता है जठर ग्रंथि के पास, जब 3 कोशिका होता है जो मिल करके जठर रस का उत्पादन करता है, मतलब स्राव करता है। कौन कौन सी कोशिका? तो भित्तीय कोशिका या आम्लजन कोशिका, भित्तीय कोशिका या आम्लजन कोशिका। दूसरा जाइमोजिन कोशिका, तीसरा म्यूकस कोशिका या श्लेष्मा कोशिका। ये तीनों कोशिका है और ये तीनों मिल करके जठर रस का स्राव करता है, इसलिए इसका ऑप्शन होगा इनमें सभी। थोड़ा सा ऑप्शन चेंज कर लीजिएगा, इनमें से कोई नहीं है, इसमें ऑप्शन होगा इनमें सभी, इनमें सभी होगा, क्योंकि ये तीनों कोशिकाएं हैं जो स्राव करता है किसका? जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। जठर रस में मुख्य रूप से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाए जाते हैं, इनका स्राव करता है। क्लियर है? अगला प्रश्न को बढ़ते हैं। तीनों याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन? तो भित्तीय कोशिका या अम्लजन कोशिकाएं। उसके बाद जाइमोजिन कोशिका, कौन कोशिका? जाइमोजिन कोशिका। अगला है म्यूकस कोशिका या श्लेष्मा कोशिका, म्यूकस या श्लेष्मा कोशिका। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथि पाई जाती है? देखिए मनुष्य के गुहा में बात की जाए, मुख गुहा में, तो मनुष्य के मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती है। पहला सबलिंगुअल, सबमेंडिबुलर और पैरोटिड, 3 गो, सबलिंगुअल, सबमेंडिबुलर और पैरोटिड। देखिए सबलिंगुअल कहाँ पाया जाता है? तो इसके पास, जबड़ा के पास सबलिंगुअल पाया जाता है। अब दूसरा सबलिंगुअल हो गया। सबमेंडिबुलर कहाँ पाया जाता है? तो इसके पास, ये निचले जबड़ा के पास। और पैरोटिड कहाँ पाया जाता है? तो नीचे इस स्थान के पास पाया जाता है पैरोटिड। सांप में पैरोटिड ही होता है जो जहर का ग्रंथि होता है, और उसी से जो अथी निकलता है एंजाइम, जो मनुष्यों के ब्लड में मिल जाता है तो जहर का काम करता है। तो अर्थात इसमें ऑप्शन कौन होगा? कितने जोड़ी लार ग्रंथि पाए थे? तो बोलेंगे 3 जोड़ी लार ग्रंथि, यानी ऑप्शन आपका कौन होगा? ऑप्शन होगा, थोड़ा सा क्वेश्चन स्किप कर गया, आपका ऑप्शन होगा सी, 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ। मनुष्य के मुख गुहा में कितनी जोड़ी लार ग्रंथि? 3 जोड़ी। कौन कौन? तो सबलिंगुअल, पहला सबलिंगुअल, सबलिंगुअल। दूसरा पैरोटिड, पैरोटिड। तीसरा सबमेंडिबुलर, सबमेंडिबुलर, सबमेंडिबुलर। तो इन 3 गो है लार ग्रंथि, दो गो है, यही दो, एक जोड़ा एक जोड़ा एक जोड़ा, तो 3 जोड़ी मिलाकर हो गया। तो क्लियर है? 3 जोड़ी याद रखिएगा, तीनों नाम याद रख लिया। अगला प्रश्न को बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न कहता है इनमें से कौन सी रचना द्वारा अमीबा में भोजन का अंतःग्रहण होता है? तो अमीबा ने भोजन का अंतःग्रहण की बात की जाए तो अमीबा चलता है कुटपाथ की सहायता से और भोजन ग्रहण करता है कुटपाथ की सहायता से। चलता भी कुटपाथ की सहायता से और भोजन को अपने शरीर के अंदर रखता कुटपाथ की सहायता से। अमीबा का तो कोई आकार होता नहीं है। देखिए ये बना दिया, ये अमीबा है, इसका ये पैर है, इसी को बोलते हैं कुटपाथ। यही कुटपाथ की सहायता से चलता है और इसकी सहायता से भोजन को अंतः ग्रहण करता है, पकड़ कर शरीर के अंदर रख लेता है। तो आपका ऑप्शन होगा ये कुटपाथ। सिलिया कहाँ था बताइए? सिलिया, तो सिलिया या माइक्रोविलाई था, ये कहाँ पे? पायरेमीशियम में था। ये भोजन राजधानी क्या है? तो अमीबा ने एक भोजन राजधानी होता है जिसको सहायता से भोजन को पाचन कर लेता है। ये पिनासाइड क्या है? ये एक अन्य ऑप्शन है। तो आपका ऑप्शन ये हुआ कुटपाथ, कुटपाथ की सहायता से चलता है और उसको सहायता से भोजन को अंतःग्रहण भी कर लेता है। क्लियर है? अगला प्रश्न फिर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या है, आज का अगला प्रश्न करा है कि पेप्टोन, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इतना डीपली से पाचन तंत्र आपको शायद कोई नहीं पढ़ाएगा, क्योंकि इतना डीपली से पाचन तंत्र पढ़ाएगा। पाचन तंत्र में प्रोटीन का पाचन, कार्बोहाइड्रेट का पाचन, वसा का पाचन, ये तीनों का पाचन कितने चरण में होता है, कौन कौन चरण में होता है, आप सर्च कर लीजिए यूट्यूब पर कहीं भी, तो बहुत कम ही 1-2 ऐसे वीडियो मिलेंगे जो आपको होगा। प्रोटीन का पाचन, वसा का पाचन, कार्बोहाइड्रेट का पाचन। यदि आप नहीं देखें तो हमारे प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ा हुआ है, उसको आप देखिएगा तो स्पष्ट रूप से आपको क्लियर होगा कि प्रोटीन कितने भागों में पचता है, वसा कितने भागों में पचता है, और ये प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट कितने कितने चरण में बांट करके पचता है। यहाँ प्रश्न देखिए कर रहा है कि इनमें से कौन सी, ये तो आगे स्किप कर गया क्वेश्चन, फिर वही क्वेश्चन कराते हैं। पेप्टोन पेप्टाइड्स को निम्नलिखित में किस रूप में तोड़ता है? तो बोलेंगे पेप्टोन पेप्टाइड्स को एमिनो अम्ल के रूप में तोड़ता है।
किस रूप में, एमिनो अम्ल के रूप में तोड़ता है। देखिए अगर देखा जाए तो अमाशय के जठर ग्रंथि से निकलने वाला अमाशय रस निष्क्रिय पेप्सिनोजेन को पेप्सिन में बदलता है। निष्क्रिय पेप्सिनोजेन को पेप्सिन में बदलता है और वही पेप्सिन प्रोटीन को तोड़ के पेप्टोन में बदलता है। पेप्सिन, देखिए यही पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है, पेप्टोन में बदलता है। देखिए ये पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को तोड़ करके पेप्टोन में बदल देता है। अब पेप्सिन को निकालता कौन, तब पेप्सिनोजेन निष्क्रिय पेप्सिन को पेप्सिन में बदल देता है और पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को तोड़ के पेप्टोन में बदलता है। यही पेप्टोन का पेप्टोन पेप्टाइड को निम्नलिखित में किस रूप में तोड़ता है, तो एमिनो अम्ल के रूप में तोड़ता है। क्लियर है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या करा है, प्रश्न करा है कोशिका के किस भाग में सजीवों के सारे गुण विद्यमान होते हैं, रहते हैं। कोशिका का ऐसा कौन सा भाग है जिसमें सजीव के सभी गुण पाए जाते हैं, तो आपका आंसर होगा जीव द्रव। देखिए जीव द्रव में सभी कोशिका के सभी गुण पाए जाते हैं। अगर जीव द्रव की बात की जाए, देखिए यह है जीव द्रव। तो जीव द्रव में दो द्रव शामिल है। कौन कौन सा शामिल है जीव द्रव्य में, तो दो तरह से, एक बोलते हैं कोशिका द्रव, कोशिका द्रव जैसे लिखते फिर से, कोशिका द्रव मुख्य है, कोशिका द्रव और यही कोशिका द्रव दो भाग में बढ़ता है। एक बोलते हैं जीव द्रव, एक बोलते हैं केंद्रक द्रव। जीव द्रव एक होता है केंद्रक द्रव, केंद्रक झिल्ली से जो पहले पाया जाता है द्रव उसको बोलते हैं जीव द्रव, और केंद्रक के अंदर जो पाया जाता है द्रव उसको बोलते हैं केंद्रक द्रव। तो जहाँ किस में सजीवों का सारे गुण होता है विद्वान, मतलब सजीवों का सारे गुण कहाँ पाया जाता है, तो आपका ऑप्शन होगा ये जीव द्रव में। आपका ऑप्शन है सी जीव द्रव। कोशिका झिल्ली क्या है, तो कोशिका के बाहर एक पतली झिल्ली होती है, ये कोशिका भित्ति क्या है, तो पादप कोशिका के बाहर एक आवरण होता है, उसी को कोशिका भित्ति कहा जाता है। और कोशिका झिल्ली तो कोशिका झिल्ली दोनों में होता है, पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में होता है। तो यहाँ करा था कि सजीवों के लक्षण यानी सजीवों के गुण कहाँ पाया जाता है, जीव द्रव में। क्लियर है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या है, ये प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्न करा है निम्नलिखित में किस छिद्र द्वारा ग्रसनी ग्रास नली में प्रवेश, किस छिद्र द्वारा ग्रसनी ग्रास नली में जुड़ी होती है। करा कि कौन सा ऐसा भाग है जिससे जो ग्रसनी होता है जो ग्रास नली से जुड़ा होता है। देखिए पाचन की क्रिया में जो पहला भाग लिया मुख्य गुहा, उसके बाद ग्रास नली। तो मुख्य गुहा से जब निकलता है भोजन तो ग्रास नली पहुंचता है, और ग्रास नली पहुंचता है तो ग्रास नली का अंतिम जो भाग होता है, देखिए मुख्य गुहा का अंतिम होता है उसको बोलते हैं ग्रसनी। क्या बोलते हैं, ग्रसनी। मुख्य गुहा का अंतिम मतलब अंतिम भाग, अंतिम स्थान बोलता है ग्रसनी कहलाता है। और यही ग्रसनी खुलता है निगल द्वार में, और निगल द्वार के द्वारा वह ग्रास नली में प्रवेश करता है। ये पूछा जाए कंठ द्वार, तो कंठ द्वार में ये श्वास नली में खुलता है, श्वास नली में कंठ द्वार जाता है, मतलब वहाँ ऑक्सीजन जाएगा। अब भोजन होगा तो कहाँ जाएगा, ये होगा ग्रास नली में जाएगा। तो कहाँ पे होता है वो, निगल द्वार में। यानी ग्रसनी ग्रास नली से जुड़ी होती है कहाँ पे, तो निगल द्वार द्वारा। कंठ द्वार का होता है, तो कंठ द्वार तो फेफड़ा के अंदर जाने वाला होता है, अर्थात श्वास नली में जाने वाला होता है, रास्ता होता है। ये मल द्वार तो अलग है, पाचन तंत्र का अंतिम जो होता है मल द्वार होता है, वहाँ से जो बचा हुआ अवशिष्ट होता है बाहर निकलता है। इनमें से कोई नहीं होगा, आपका ऑप्शन होगा ये निगल द्वार। क्लियर है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या पड़ा है, प्रश्न कराए कि अमीबा का मुख्य भोजन है। अमीबा क्या खाता है, मतलब अमीबा का भोजन क्या है, अमीबा किसको खाता है तो उसको ऊर्जा मिलता है। तो देखिए अमीबा का भोजन छोटे छोटे सवाल के टुकड़े होते हैं, डाइटम होता है, कोशिकीय जीव होते हैं, बैक्टीरिया भी होता है। ये अमीबा का तीनों होता है जो मुख्य भोजन है, यानी आपका ऑप्शन इनमें सभी होगा। अमीबा का भोजन सभी है, सवाल का टुकड़ा, डाइटम या कोशिकीय जीव, बैक्टीरिया को भी खा लेता है, तो तीनों मिलाकर कहेंगे इनमें से सभी। क्लियर है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है, ग्रहणी भाग है, एकदम सबसे हल्का प्रश्न। ग्रहणी किसका भाग है, कई बार बता चुके आप, ऑप्शन में इसको बताइए। ग्रहणी किसका भाग है सर, देखिए ग्रहणी जेनुनम और इलियम, ये तीनों भाग है छोटी आंत का, और कार्डियक, फंडस, पाइलेरिक, ये तीनों भाग है अमाशय का। कौन कौन सा, कार्डियक, फंडस और पाइलेरिक, ये भाग है तीनों अमाशय का। ग्रहणी, जेनुनम और इलियम, ये तीनों भाग है किसका, छोटी आंत का। तो छोटी आंत का भाग है, ऑप्शन कौन होगा, सी छोटी आंत। क्लियर है।
अगर इसमें कहता अमाशय के भाग कर रहा था कोई तमाशे में आता, मुख गुहा में कहता था मुख मर गया था, लेकिन इसके में ग्रहणी किसका भाग है, ग्रहणी का भाग है मतलब छोटी आंत। कौन है, तो छोटी आंत किल है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए आज का ये लास्ट प्रश्न होगा और अंतिम प्रश्न होगा और इम्पोर्टेंट प्रश्न होगा। इसका आंसर आप पहले कमेंट बॉक्स में लिखिए, प्रश्न पढ़िए बढ़िया से, इसका आंसर लिखिए। प्रश्न करा है वह विधि जिसमें जीव, तो क्वेश्चन स्किप कर गया, करा है वह विधि जिसमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग अपने वृद्धि एवं प्रजनन के लिए करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं। मतलब वह विधि जिनमें जीव होते हैं जो पोषक तत्वों को ग्रहण करता है और ग्रहण करके उनका उपयोग करता है किसके लिए, अपने शरीर के निर्माण के लिए, अगले जनन के लिए, ऊर्जा प्राप्ति के लिए। तो कौन सी विधि के द्वारा होता है, ऑप्शन है अंतःग्रहण। अंतःग्रहण तो खाली मुंह के अंदर भोजन को रखते हैं। दूसरा परपोषण, परपोषण तो दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं, अपना पोषण की क्रिया के लिए दूसरे जीवों पर, जंतुओं पर या पेड़ पौधे पर निर्भर होते हैं, उससे परपोषण करेगा। अगला पोषण, हाँ ये है पोषण। पोषण की क्रिया के द्वारा कोई भी जीव होता है अपने शरीर का निर्माण करता है, ऊर्जा प्राप्ति करता है, क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को पुनः पूर्ति करता है, अपने अगले जनन की प्रक्रिया के लिए भी वह क्या करता है, वृद्धि एवं जनन करता है। तो आपका ऑप्शन होगा सी, पोषण। कैसा लगा हमारा सेशन आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा। यदि अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट लिख दीजिएगा। यदि आप नए भी हैं तो ये काम जरूर करिएगा और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले आपके पास सूचना पहुंच जाएगी। और थोड़ा सा मित्रों के पास शेयर भी कर दीजिए, ताकि हमारा भी जो उद्देश्य है उद्देश्य की पूर्ति होता रहे और आपका भी पढ़ाई में सहयोग होता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। धन्यवाद।